जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग अपनी फिजिक्स की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स के बाद आप लोगों को हो सकता है आज या कल में आपकी केमिस्ट्री की भी क्लासें दोनों एक साथ मिल जाएं। तो चलिए फिजिक्स की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए फिजिक्स में हम लोग मोशन टॉपिक पढ़ रहे थे, यानी गति। गति के संबंध में हम लोगों ने ये पढ़ा कि गति को समझने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन के संबंध में हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ी और न्यूमेरिकल भी देखे, 4 न्यूमेरिकल देखे थे। दूरी क्या है, तो दूरी के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। दूरी के संबंध में पिछली बार पेपर में आपके कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे, तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दूरी विस्थापन से 5वां क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि ग्राफ से संबंधित है। इसमें आपको आंसर कर करके हमें बताना होगा कमेंट बॉक्स पर। तो चलिए हम क्वेश्चन आपके सामने लिख दे रहे हैं। ग्राफ से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, या इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। इनमें से कोई भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्राफ के संबंध में समझते हैं। देखिए ये 5 ग्राफ आपके सामने दिए गए। इन 5 ग्राफ में दूरी और विस्थापन को समझ करके आप हमें आंसर ये करेंगे कि निम्न में से कौन सा ग्राफ संभव नहीं है और कौन सा ग्राफ संभव है। उसमें आप जो संभव ग्राफ होंगे उनको ऑप्शन में ए बी सी करके लिख करके देंगे, और जो ग्राफ संभव नहीं हो सकता वो आप लिख करके कमेंट बॉक्स पे देंगे। नेक्स्ट वीक जो फिजिक्स की क्लास होगी वहां पर हम इसका आंसर बताएंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करके बताना है। देखिए ये दूरी है आपकी दी गई है, ये समय को शो कर रहा है। यहाँ पर जीरो जो टाइम है, यहाँ से जीरो से शुरुआत करी गई। तो इसी तरीके से ये 5 ग्राफ है आपको बताने हैं। नेक्स्ट अगले वीक पे जब आपकी फिजिक्स की क्लास होगी तब हम इसको समझाएंगे। तब तक आपको ये समझ करके हमें आंसर देना है। अगर दूरी विस्थापन आपकी समझ में आया होगा तो आप आंसर कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दूरी विस्थापन का टॉपिक कंप्लीट कर लेने के बाद अब गति को समझने के लिए हमें जो अन्य चीजों की आवश्यकता होगी, जो हमें आनी चाहिए, उसमें हमने लास्ट टर्न आपसे बताया था कि हम लोग शुरू करेंगे चाल और वेग को। चाल को आपका इंग्लिश में बोला जाता है स्पीड और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये आपका अब हम लोग का चाल और वेग का टॉपिक समझना जरूरी। देखिए चाल बराबर आप एक सूत्र भी लिखते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आपका चाल का सूत्र होता है, सभी लोग जानते हो। जबकि वेग का सूत्र अगर बात करें कि वेग का सूत्र क्या होता है, तो बताइएगा वेग का सूत्र क्या होता है। वेग का सूत्र लिखा जाता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय ये वेग का सूत्र है। इन्हीं सूत्रों से हम इसकी डेफिनेशन को भी निकालेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी। देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे निकाली जाएगी। प्रति एकांक सेकंड में या प्रति एकांक समय में, चाल की परिभाषा कैसे निकालोगे, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को, तो इसकी परिभाषा यहीं से बन जाएगी प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो ये विस्थापन तय की गई दूरी चाल कहलाती। ये इसकी डेफिनेशन इसी के सूत्र से बन गई। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके बाद अगली बात करते हैं कि दूरी में एक खास बात आप देखोगे, यानी कि जो चाल में आप खास बात देखोगे कि इसमें होता क्या है, तो इसमें दूरी के साथ यानी जो समय है उसके साथ साथ दूरी में परिवर्तन आता जाता है। यानी इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि दूरी में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, दूरी में समय के साथ होने वाला परिवर्तन ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका चाल कहलाता है। या बोल सकते हैं प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है, या दूरी में समय के साथ होने वाला परिवर्तन ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका चाल कहलाता है। उसी जगह अगर वेग की बात करें तो प्रति एकांक समय में, अब यहाँ पर भी इसी से डेफिनेशन बन जाएगी। यहाँ पर क्या था, यहाँ दूरी था, तो यहाँ हम लोग लिखते क्या थे प्रति एकांक समय में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रति एकांक समय में। अब यहाँ क्या था, तय की गई दूरी, तो प्रति एकांक समय में होने वाला विस्थापन क्या कहलाता है, तो इसे वेग कहा जाता है। ये अंतर है दोनों में, याद रखिएगा। दोनों की डेफिनेशन लिख देगा और आपसे पूछेगा कि यह क्या है, और वहां पर होगा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी। तो प्रति एकांक समय में तय की गई या चली गई दूरी क्या कहलाती, चाल। जबकि प्रति एकांक समय में होने वाला विस्थापन, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका वेग कहलाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर दूसरी परिभाषा की बात करें तो विस्थापन में समय के साथ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है विस्थापन, तो यहाँ क्या लिखा था आपने दूरी, तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि जैसे दूरी में समय के साथ परिवर्तन, वैसे यहाँ पर लिख सकते हो विस्थापन में समय के साथ होने वाला परिवर्तन
क्या कहलाता है? वेग। तो होने वाला परिवर्तन वेग या वेलोसिटी कहलाता है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। प्रति एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। प्रति एकांक समय में होने वाला विस्थापन वेग कहलाता है। इसके बाद दूरी में समय के साथ, यानी दूरी में जो समय के साथ परिवर्तन आता है वो चाल है। वेग में समय के साथ जो परिवर्तन आता है वो विस्थापन है। ये एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर एक शब्द यहाँ चेंज हुआ तो अर्थ बदल जाएगा, यानी ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है, तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि सूत्र आप लोगों को याद होते हैं तो सूत्र से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे वो भी याद रखते हैं। इसके बाद अगली बात करें, जैसे आपने पढ़ा था दूरी कैसी राशि है? अदिश है। उसी तरीके से चाल भी किस प्रकार की राशि है? तो चाल भी आपकी अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। उसी तरीके से जैसे आपने पढ़ा था कि आपने कहा था विस्थापन कैसी राशि है? तो सदिश है। उसी तरीके से वेग भी आपकी क्या है? तो वेग आपकी सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि चाल में हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? दूरी का। तो दूरी कैसी राशि थी? अदिश। तो चाल भी कैसी है? अदिश। उसी तरीके से वेग में विस्थापन का प्रयोग हो रहा है। विस्थापन कैसी थी? अदिश। तो वेग कैसी हो जाएगी? वेग विस्थापन कैसी थी? सदिश। तो वेग कैसी हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। किसी को कोई डाउट? इसके बाद अगला पॉइंट, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि दूरी का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, यानी दूरी कभी भी ऋणात्मक यानी माइनस नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चाल भी कभी भी, चाल का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। तो चाल का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, जबकि वेग ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो उसी तरीके से जैसे विस्थापन ऋणात्मक हो सकता था, उसी तरीके से वेग का ऋणात्मक मान संभव है। तो वेग का ऋणात्मक मान संभव है। इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। किसी को कोई कंफ्यूजन हो या पूछना चाहता हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? आगे बढ़े। अब देखिए मात्रक क्या होगा, या आपसे विमीय सूत्र पूछा जाए तो क्या होगा? तो मात्रक निकालने के लिए हम लोग करते क्या थे? मात्रक निकालने के लिए हम लोग, जैसे दूरी को किस में मापा जाता है? लंबाई में। लंबाई को हम लोग मात्रक कौन सा यूज करते हैं? तो मीटर। समय को हम लोग किस में मापते हैं? तो सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? तो इसका मात्रक बन जाता है, यानी चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी हम क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड। ये मात्रक किसका हो गया? चाल का। विस्थापन के बारे में बात करें तो विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में, समय को मापते हैं किसमें? सेकंड में। तो इसका भी मात्रक क्या बन जाएगा? इसका भी मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो वेग और चाल दोनों के मात्रक क्या होते हैं? मीटर प्रति सेकंड होते हैं। इसके बाद अब दोनों में अभी तक अंतर पड़ रहे थे, अब दोनों में समानता अगर देखें तो दोनों के मात्रक मीटर प्रति सेकंड होते हैं। इसके बाद जरा विमीय सूत्र देख लेते हैं कि चाल का विमीय सूत्र,
विमीय सूत्र क्या होता है, अब आप निकालना खुद भी जान रहे होगे कि मीटर में जब हम लोग मापते हैं तो मीटर एक प्रकार की क्या है, यानी दूरी क्या हो जाएगा। तो चाल का विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या लेंगे, दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी हम लोग लंबाई में मापते हैं यानी एल हो गया, समय किस में मापते हैं तो टी यानी टाइम हो गया। लिखना है विमीय सूत्र को, तो विमीय सूत्र को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल टी के फॉर्म में। एम यानी द्रव्यमान की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई, एल की बात हुई है यानी एल की पावर कितनी लग जाएगी, यहाँ पर 1 लग जाएगी। टी अपॉन में है, जब ऊपर आएगा तो क्या लग जाएगा, -1। तो चाल का विमीय सूत्र क्या हो जाता है, m0l1 t-1, m0l1 t-1। उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर वेग का विमीय सूत्र निकालेंगे तो वेग का भी विमीय सूत्र क्या निकलेगा, विस्थापन क्या है तो दूरी है, दूरी को किस में मापते हैं, लंबाई में। तो लंबाई के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एल का, समय के लिए प्रयोग करते हैं टी का। अब यहाँ m की बात करी नहीं गई तो हम लोग को लिखना है mlt के फॉर्म में, तो लिखेंगे क्या, m0l1, यहाँ l की पावर कितनी है, t की पावर भी 1 है, तो l1। अब t अपॉन में ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, t-1। तो यहाँ पर वेग का विमीय सूत्र बन जाएगा m0l1 t-1। यहाँ पर देखिए ये भी विमीय सूत्र और इसका भी विमीय सूत्र एक ही है, यानी चाल और वेग दोनों का विमीय सूत्र और मात्रक एक ही होते हैं, ये इनकी समानता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत हो या ना समझ में आ रहा हो या कोई और बात जो पूछना चाहता हो तो कमेंट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, नोट डाल के लिखना है। नोट डाल के ये लिखना है कि चाल कभी भी वेग से कम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर एक पूरा कोटेशन लिखिएगा आप, नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा कि चाल वेग के बराबर हो सकता है, उससे अधिक हो सकती है, चाल वेग के बराबर हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन चाल वेग से कभी भी कम नहीं हो सकता। चाल वेग से कभी भी कम नहीं हो सकता। ये क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक गलत है। वहां पर क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको इस तरीके से लिख करके, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ऑप्शन में दिया जाएगा कौन सा एक गलत है, वहां पर लिख देगा चाल इज ग्रेटर देन वेग, चाल स्मॉलर देन वेग, चाल इक्वल टू वेग, नन ऑफ दीज। सिर्फ इतना लिख देगा और ऊपर लिखा होगा कौन एक संभव नहीं है, ऊपर लिखा होगा कौन एक संभव नहीं है। तो वहां से आपको याद रखना है, अभी हमने क्या बताया, चाल वेग से ज्यादा हो सकता है, चाल वेग के बराबर हो सकता है, लेकिन चाल कभी भी वेग से कम नहीं हो सकता। यानी इसमें ऑप्शन में जिस तरीके से दिया होगा कि कौन सा संभव नहीं है, तो इसका आंसर बन जाएगा, अगर ए इसको माने बी सी डी, तो बी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि चाल कभी भी वेग से कम नहीं होती। तो याद रखिएगा, चाल या तो वेग के बराबर होगी या चाल वेग से अधिक होगी, लेकिन चाल कभी भी वेग से कम नहीं हो सकती। इसके बाद एक पॉइंट और लिखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से चाल और वेग कहाँ पर समान होते हैं। तो नोट डाल के दूसरा नोट लिखिएगा, चाल और वेग सरल रेखीय पथ पर समान हो जाते हैं।
चाल और वेग कहाँ पर समान होते हैं? तो नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट नंबर 2, चाल और वेग सरल रेखीय पथ पर समान हो जाते हैं। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सरल रेखीय पथ मतलब सीधी रेखा में जब गति हो रही हो तो चाल और वेग बराबर, यानी चाल और वेग एक ही हो जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। आ गया सबको समझ में? अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दूरी, विस्थापन को अंतर से समानता से, चाल और वेग को अंतर से समानता से। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट, अगला हम लोग इसको समझने के लिए जो अगला प्रयोग करने वाले हैं, यानी हम लोगों ने दूरी देख लिया, विस्थापन देख लिया, चाल देख लिया, वेग देख लिया। अब हम लोग देखेंगे त्वरण। त्वरण जिसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहा जाता है। एक्सीलरेशन या त्वरण को देखते हैं। सबसे पहली बात कि जो आपका त्वरण क्या है, तो त्वरण के बारे में सीधा सा एक पॉइंट बनता है कि वेग में होने वाले परिवर्तन की जो दर है, दर का मतलब हो गया प्रति एकांक समय में, तो समय के साथ साथ वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वो आपका त्वरण कहलाता है। तो पहली चीज आप त्वरण की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यानी अब त्वरण को समझने के लिए हम लोगों को 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहला कि त्वरण के बारे में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात हमें यह समझनी होगी कि त्वरण के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए त्वरण का कॉन्सेप्ट कितने तरीके से डिजाइन हो सकता है या त्वरण को कितने प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप समझते हैं त्वरण को। देखिए, त्वरण को समझने के लिए त्वरण है क्या, तो वेग परिवर्तन की दर ही आपकी त्वरण कहलाती है। और त्वरण में सबसे खास बात यह होती है कि त्वरण को 3 प्रकार से डिनोट किया जा सकता है। अब 3 प्रकार से कैसे डिनोट किया जाएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, त्वरण को 3 प्रकार से ऐसे डिनोट किया जा सकता है कि मान लीजिए 3 स्थितियां हो सकती हैं कि प्रारंभिक या वेग का परिवर्तन है। तो वेग का परिवर्तन, पहली बात तो हम लोग ये देखें कि त्वरण को दर्शाया किससे जाता है। तो त्वरण को दर्शाने की बात अगर आए तो त्वरण को हम लोग ए से दर्शाते हैं। यानी ये एक कैसी राशि है, तो ये त्वरण एक सदिश राशि है, तो इसको ए से डिनोट करते हैं। अब वेग में परिवर्तन है, तो वेग में परिवर्तन यानी इसमें अंतिम वेग कुछ होगा, प्रारंभिक वेग कुछ होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन को क्या लिखते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे दर लगी है, यानी क्या हो जाएगा? समय। तो यहाँ पर हम लोग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या लिख देंगे?
समय लिख देंगे। अब बात आती है कि अंतिम वेग को फिजिक्स में किससे दर्शाया जाता है, तो अंतिम वेग को फिजिक्स में v से दर्शाते हैं, जबकि प्रारंभिक वेग को फिजिक्स में किससे दर्शाया जाता है, तो इसे u से दर्शाया जाता है। तो यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई सबको, इसे v से दर्शाते हैं और प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं। समय को फिजिक्स में हम लोग t से दर्शाते हैं और यहाँ पर त्वरण आपका a से ही रहेगा। इसको कई जगह पर जब वेग में परिवर्तन की दर लग जाता है तो इसको हम लोग डेल्टा वर्ड से भी, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम लोग डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका एक सूत्र निकल करके और आ सकता है, a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये त्वरण का सूत्र होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v को जब हम खोलेंगे तो v माइनस यू यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय हो जाएगा, और ये तो सूत्र हो जाएगा किसका, तो ये त्वरण का सूत्र हो जाएगा। आपको जो ठीक लगे आप नोट कर सकते हो, हमने समझाने के लिए आपको सारी चीजें बता दी। अब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग ही आपका क्या बन जाता है, वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन, अब जरा थोड़ी बात हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज, कॉन्सेप्ट बाद में बनाएंगे, पहले इसके बारे में कुछ कॉमन चीजें समझ लेते हैं। त्वरण, पहली बात तो हमने वेक्टर का साइन लगा दिया, तो ये किस प्रकार की राशि है, तो ये एक सदिश राशि है, पहली बात, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये एक सदिश राशि है। दूसरी बात जो त्वरण के संबंध में आपसे पूछी जा सकती है कि त्वरण के संबंध में इसका MKS मात्रक क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है वे इसका त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है कि त्वरण का क्या ऋणात्मक मान संभव है, तो त्वरण का ऋणात्मक मान संभव है, क्योंकि वेग का ऋणात्मक मान संभव है तो त्वरण का भी ऋणात्मक मान संभव है। इसलिए अब हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा जरा। अब देखिए, इसका मात्रक भी बना लेते हैं। मात्रक क्या बनेगा, मात्रक यहाँ पर अंतिम वेग है और यहाँ पर प्रारंभिक वेग है। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को बनाने के लिए हम लोग वेग का भी क्या लिखे थे, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर मात्रक के लिए हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। नीचे एक समय ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड कितने हो गए, 2। तो मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी त्वरण का जो मात्रक बनता है वो कितना बनता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर से समझिएगा, यहाँ पर हम लोग वेग के लिए क्या लिखते हैं, तो वेग का हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड ही तो लिखते हैं। यानी जो डेल्टा v की जगह आएगा वो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड आएगा। अपॉन में समय एक ऑलरेडी है, तो इसका भी 1 सेकंड हो जाएगा। जब इसको अपॉन में लिखेंगे तो इस सेकंड का गुणा इससे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जरा इसका विमीय सूत्र बनाएं, तो विमीय सूत्र क्या बनेगा, तो विमीय सूत्र बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। मीटर हम लोग क्या मापते हैं, लंबाई को, तो क्या लिखेंगे L। T का मतलब समय हो गया, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो T 2 पावर में चढ़ा इसलिए स्क्वायर लिख देंगे। अब लिखना एक फॉर्म में, यानी विमीय सूत्र बनाते हैं इसका, तो L अपॉन T स्क्वायर बनेगा। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, M0 L। L की पावर कितनी बनेगी, 1। T अपॉन में जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, -2। तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा M0 L1 T -2। ये हम लोग
इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आप भूल भी जाओ तो वहां पर आप तुरंत निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसका यानी त्वरण का विमीय सूत्र होता है m0L1T-2। इनमें से कई सूत्र हमने आपसे विमीय सूत्र पूछे थे जिनके आंसर बहुत कम लोगों ने करे थे, तो यहाँ पर जिसने ना लिखा हो वो लिखता जाए कि इनके विमीय सूत्र क्या होंगे। तो विमीय सूत्र ये होगा। अब यहाँ से हम लोग अगली बात कर लेते हैं। अगली बात तीन चीजों से आएगी कि त्वरण के संबंध में तीन स्थितियां हो सकती हैं। देखिए, त्वरण के संबंध में तीन स्थितियां क्या क्या होंगी, इनको समझने के लिए हम आपको तीन क्वेश्चन बोल रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये तीनों स्थितियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तीन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखिएगा, एक व्यक्ति जो घर से निकलकर घर से निकलकर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से या 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 सेकंड में किसी स्थान पर पहुंचता है। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 सेकंड में किसी स्थान पर पहुंचता है, त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? देखिए, इसको सॉल्व एक साथ करेंगे। यहाँ पर हमने बोला कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकल करके 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 सेकंड में एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो प्रारंभिक वेग उसका क्या था? 0 था। अंतिम वेग उसने क्या ले लिया? तो अंतिम वेग कितना आ जाएगा? 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। इसके बाद हमने क्या बोला? इसके बाद हमने बोला कि वह 5 सेकंड में, यानी टाइम कितना दे दिया गया? तो 5 सेकंड। अब यहाँ पर पूछा गया त्वरण क्या होगा? तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, कोई व्यक्ति प्रारंभ में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है या 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, जबकि 5 सेकंड बाद उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा? तो त्वरण क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, 5 सेकंड बाद भी उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो त्वरण क्या होगा? तो 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से आपके। पहला, कोई व्यक्ति किसी प्रारंभिक वेग से, जैसे 0 से चलना शुरू करता है, 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो उसका त्वरण क्या होगा? एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है, लेकिन 5 सेकंड बाद उसकी गति आ जाती है
10। इसके बाद तीसरा, प्रारंभ में भी 20 से चल रहा था, अभी भी 20 से चल रहा है और 5 सेकंड बाद भी उसकी गति कितनी थी, 20। तो त्वरण क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि त्वरण होता क्या है तो बता दें। जैसे मान लीजिए आप घर से बाइक लेकर के निकलते हैं। अब घर से बाइक लेकर के आप निकले तो आपने बाइक स्टार्ट करी, स्टार्ट करके आप आगे जा रहे हैं। तो पहले आपने गति ली मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की। 20 मीटर पर सेकंड की गति से आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एकाएक आपको लगा कि हमें वहां पर पहुंचना था और वहां के लिए हमारे पास या कोचिंग जाना था, तो हमारे पास 5 मिनट का समय बचा है। तो आपने 20 की गति को एकाएक तुरंत आपने क्या किया, उसे 40 की स्पीड पे बढ़ा दिया। तो ये जो पहली गति कितनी थी, 20 की थी। बाद में आपने 5 सेकंड में इकट्ठे गति को बढ़ा दिया तो ये कितनी पहुंच गई, 40 पहुंच गई। तो जो 20 से 40 अचानक यानी वेग में जो परिवर्तन आया समय के साथ, तो वेग में जो परिवर्तन आ गया समय के साथ, यही आपका क्या बन जाता है, यही आपका त्वरण बन जाता है। अब यहाँ जरा पहली स्थिति को देखें तो इसमें पहला प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। अंतिम वेग कितना था, 20 था और समय कितना था, तो ये 5 था। जरा यहाँ पर त्वरण निकालिएगा तो त्वरण क्या निकलेगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय कितना आ जाएगा, 5 सेकंड। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बटे 5 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे में क्या दिया गया कि इसमें प्रारंभिक वेग कितना है, 20, अंतिम वेग कितना है, 10। तो यहाँ पर त्वरण निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 20 बटे 5। इसको जब आगे लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 बटे 5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर बहुत से लोगों ने +2 निकाला होगा, गलत कर दिया, यहाँ आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद जरा तीसरा देखिए तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर a बराबर जब निकालेंगे तो आएगा 20 माइनस 20 बटे 5। 20 से 20 जाएगा, कितना बचेगा, यानी +20 माइनस 20 बच जाएगा 0। तो यहाँ पर त्वरण कितना आ जाएगा, तो त्वरण हो जाएगा 0। तो a का यहाँ यानी त्वरण कितना आ जाता है, तो त्वरण यहाँ पर आ जाता है आपका 0। इन तीन स्थितियों को देख करके हम बोल सकते हैं यहाँ पर त्वरण का मान जो था वो क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ त्वरण का मान निगेटिव था और यहाँ त्वरण का मान 0 था। यानी यहाँ से ये बात निकल करके आती है कि जो त्वरण है ये प्लस माइनस या 0 कुछ भी हो सकता है, यानी त्वरण का धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य मान सभी आपके संभव हैं। तो नोट डाल के इसी के नीचे लिख लीजिएगा, अतः त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से इतनी बात त्वरण के संबंध में समझ में आ गई। अब जरा दूसरी बात एक समझिएगा, यहाँ पर जब आपने देखा कि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग की गति जब बढ़ती है, यानी जो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग का जो मान है वो बढ़ता है, यानी वेग जब बढ़ता है तो जो बढ़ने की प्रक्रिया है इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। जो बढ़ने की प्रक्रिया है, यानी यहाँ पहले 0 था, बाद में गति कितनी हो गई, 20 हो गई, तो यहाँ मान क्या हुआ, बढ़ा। यानी अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बढ़ा है वही क्या है, त्वरण। लेकिन जब हम लोग देखें कि प्रारंभिक वेग 20 था और बाद में कितना हो गया, 10, यानी यहाँ जो आपका वेग था उस वेग का मान कितना हो गया, तो घट गया। कितना, 20 से 10 चला गया। जब ये घट जाता है तो इसी को हम लोग मंदन बोलते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मंदन कहा जाता है। लिख लीजिएगा, यदि वेग में वृद्धि हो तो उसे त्वरण कहते हैं। यदि वेग में वृद्धि हो तो उसे त्वरण कहते हैं, किंतु यदि वेग में कमी आ जाए तो उसे मंदन कहा जाता है। वेग में कमी आ जाए तो उसे मंदन कहा जाता है। अब बताइए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो? हमने त्वरण के संबंध में आपको पूरी बात समझा दी। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स पे बताना होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन है, यदि कोई वाहन, इसका आंसर हमें चाहिए, विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में 120 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है तो त्वरण का मान क्या होगा? तो त्वरण का मान क्या होगा? हम ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको। तो त्वरण का मान क्या होगा? ऑप्शन है, कमेंट में आंसर करिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। ऑप्शन है, पहला 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमें देना है। समझ में आ गया होगा तो निश्चित कर लोगे। इसके बाद इसके और भी न्यूमेरिकल हैं, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हैं इसके, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। और जो क्वेश्चन हमने आज दिए हैं उनके आंसर हमें आपके कमेंट बॉक्स पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।